नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। जमीन जायदाद और जंजाल की अगली एपिसोड में आपका स्वागत। जैसा हम लोगों ने बात किया था कि जमीन जायदाद के बारे में, भूमि सुधार के बारे में, राजस्व की जटिल प्रक्रियाओं के बारे में अक्सर इंसान दो चार होता रहता है। आप अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, रैयत हैं या और कोई स्टेक होल्डर्स हैं, आपको अक्सर इस झंझावात से पाला पड़ता है। यह विषय इतना विशिष्ट है कि आज की तारीख में बहुत कम लोग ऐसे बचे हैं जो इस विषय के जानकार हैं। बहरहाल, आपने 3 एपिसोड देखा था और आप में से कुछ दर्शकों ने कुछ सवाल पूछे थे। एक सुनील कुमार जी करके हैं, इन्होंने जो सवाल पूछा था आज उसको हम लोग ले लेते हैं। और आपके सामने जो शख्सियत बैठे हुए हैं, राधा मोहन प्रसाद, ये रिटायर्ड बिहार प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठतम अधिकारी और राजस्व की दर्जनों से ज़्यादा किताबें इन्होंने लिखी है। राज्य सरकार के लिए अधिनियम भी बना रहे हैं और ये एक्सपर्ट के रूप में पूरे राज्य में इनको लोग जानते हैं। तो आइए हम स्वागत करते हैं, आपका स्वागत जी। नमस्कार नमस्कार। और हम लोग कन्वर्सेशन कर तो ये जो पहला सवाल आया है, गंग शिकस्त और गंगबरार जमीन क्या है, इसकी बंदोबस्ती की प्रक्रिया क्या है और लगान वसूली इसकी कैसे होती है। तो इस पर जो दर्शक जानना चाहते हैं, सबसे पहले आपसे चाहेंगे कि इस पर बात किया जाए। गंग शिकस्त और गंगबरार भूमि की परिभाषा बिहार टेनेंसी एक्ट में नहीं दी गई है और किसी भी अधिनियम में नहीं दी गई है। एक ब्लैक डिक्शनरी है, ब्रिटिश राइटर के द्वारा लिखी गई ब्लैक डिक्शनरी में गंग शिकस्त और गंगबरार भूमि की परिभाषा दी गई है। मोटा मोटी इसको हम लोग ऐसे जाने, बिहार की भाषा में जाने, सरल भाषा में जाने कि गंग शिकस्त उस जमीन को कहते हैं कि जब नदी बरसात के बाद अपने वास्तविक स्थान में, जिस स्थान से बह रही है वहां पर जब चली आती है तो उसको कहते हैं नदी का शिकस्त होना। नदी अपने स्थान पर आ जाती है, मतलब जहां से उसका पुराना बहाव स्थल होता है उस स्थान पर नदी का आ जाना। दूसरा, गंगबरार होना। बरसात के दिनों में बिहार की जितनी भी प्रमुख नदियां हैं, बड़ी बड़ी नदियां, बरसात का समय जब शुरू होता है तो नदियों के कैचमेंट एरिया में अत्यधिक बारिश से, नेपाल के पानी के आने से और हिमालयन रेंज में अधिक वर्षा होती है तो गंगा नदी में अत्यधिक बारिश होने से नदी के का जो बहाव होता है उसमें फैलाव हो जाता है और नदी अपने बहुत बड़े क्षेत्रों में फैल जाती है। जिस जिस ढंग से नदी में पानी का असर होता है तो नदी अपने एम्बैंकमेंट के भीतर या जो उसका वास्तविक पेट होता है नदी का, उसमें सिमट करके नहीं रहती है, नदी का विस्तार होता है। तो नदी का विस्तार सिर्फ सरकार की जमीन में नहीं होता है, वो कभी कहीं ना कहीं रैयत के जमीन से होकर, तो रैयत के जमीन में ही नदी का विस्तार होता है। चूंकि संपूर्ण जमीन रहती है, सरकार की बहुत कम जमीन है और विस्तार होने के साथ साथ वो नदी का पानी 2 रूपों में फैलता है। एक फैलता है कि किसानों के खेत में चला गया और बरसात खत्म होते ही पानी उतर गया। दूसरा, अगर किसान का खेत गहरा है तो नदी वहां अपने पानी को स्थिर कर देता है, यानी पानी रुक जाता है। तो पानी के रुक जाने से क्या होता है कि वो जमीन कृषि से अनुपयुक्त हो जाती है, खेती नहीं हो सकती है। दूसरा, नदी क्या करती है, गंगबरार होने पर यानी नदी का फैलाव होने पर अपने साथ बालू और सिल्ट, मिट्टी, गाद ले आती है और वो खेतों में फैला देती है विस्तार के साथ साथ। तो पानी अगर खेत में से जैसे ही उतरता है और वो सिल्ट जम जाता है, अगर बालू आ गया तो वो खेती के लिए अनुपयुक्त हो जाता है। अगर मिट्टी उसने भर दिया तो मिट्टी कृषि के लायक हो जाती है। यही गंगबरार है। तो गंगबरार में सरल शब्दों में नदी का पानी जब फैल जाता है उसको गंगबरार कहते हैं और नदी जब वास्तविक अपने स्थान में चली आती है तो उसको कहते हैं गंग शिकस्त। और बढ़िया आप समझिए कि नदी का पानी जब फैलाव हुआ बरार, तो वो गंगबरार हुआ। उसका 2 ही असर होगा, या तो पानी खेत में रह जाएगा या लौट जाएगा। और अगर रह जाएगा या लौटेगा भी तो या तो अपने साथ बालू लाएगा या मिट्टी लाएगा। तो ये गंगबरार हुआ, लेकिन जब वो नदी वापस अपने कोर्स में लौट जाएगी तो उसको गंग शिकस्त, माने शिकस्त खा के वापस आ गई।
यही है। क्यों? अब ये इसी में जो दूसरा प्रश्न आया है इनका, इन्होंने कहा कि इसके बंदोबस्ती और लगान वसूली की इसकी क्या बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इस तरह के प्रश्न टाइम टू टाइम मेरे पास लोग मोबाइल से पूछते रहते हैं, लेकिन चूंकि यह एक व्यापक फोरम मिला है, व्यापक इसका हमको स्टेज मिला है जहां पर हम अपनी बात कह करके सबको बता सकें। इंडिविजुअल पूछने से बेहतर है सबको बता देना। बिफोर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के पहले सभी जमीनें जमींदार की थी। तो जमींदार लोग नदियों के पानी का जब फैलाव होता था, जो फैलाव हो जाता था, तो बेसिकली वे लोग फैलाव होने के बाद उनकी मर्जी होती थी, या तो वो रेंट माफ कर देते थे, उनकी मर्जी थी। ऐसा कुछ स्टैट्यूटरी प्रोविजन नहीं था कि वो उसको छोड़ ही दें। दूसरा, अगर उसको माफ नहीं करते हैं तो जोत की जमीन जो भी होती थी, किसान उसको जोत करते थे और जोत करने के बाद उसका वो रेंट देते थे। तो ये बिहार टेनेंसी एक्ट जब आया, काश्तकारी अधिनियम 1885 जब आया, तो उसमें एक स्पेशल प्रोविजन किया गया और उसमें एक सेक्शन जोड़ा गया 52A, हाँ 52A एक सेक्शन जोड़ा गया और उसमें स्पष्ट रूप से ये दिया गया कि नदी अगर पानी के क्षेत्र से, यानी पानी के फैलाव से उतर करके अपने वास्तविक स्थान में आ जाती है, तो वो जमीन जिस जमीन में पानी भरा हुआ था, वहां से उतर जाने के बाद वो खेती के लायक हो जाने पर उसका पुनः रेंट लिया जाएगा। या अगर सिल्ट भर गया, खेती के लायक अनुपयुक्त हो गया, तो उसका रेंट माफ कर दिया जाए। दूसरा, अगर नदी उसके जमीन से, किसान के जमीन से होकर के बह रही है और नदी ने अपना स्थान परिवर्तन कर दिया, नदियां स्थान परिवर्तन करती है, यह नदियों की प्रकृति है, तो किसी न किसी किसान के जमीन से होकर ही जाएगी। स्थान परिवर्तन के साथ नदी जिस किसान के जमीन से जाती है और उसके जमीन में पानी आ जाता है, नदी बहने लगती है, तो 58(2) में सेक्शन 50A का 2 सबसेक्शन पीटी एक्ट में प्रोविजन किया गया कि पानी बहने के दौरान जब तक नदी का पानी बहते रहेगा उसके जमीन से, किसान का राइट टाइटल उसमें बना रहेगा, ओनरशिप नहीं रहेगा, क्योंकि नदियों का पानी तो बहता ही है, नौका जो कि नदी होती है, राइट टाइटल उसका बना रहेगा। किंतु नदी जैसे ही स्थान परिवर्तन करके कहीं अन्यत्र चली जाएगी, तो उस राइट टाइटल के बने रहने के दौरान जो उसका रेंट, यानी उसकी जो जमाबंदी चल रही होती है, जमाबंदी पंजी में रहती है जमाबंदी, उस जमाबंदी पंजी का लगान पुनः लिया जाने लगेगा, रिस्टोर कर दिया जाएगा, जमाबंदी रिस्टोर हो जाएगा। तो इसी को नया से जब जैसे जमींदारी उन्मूलन हुआ, राज्य सरकार जब एकमात्र जमीन की एक्सक्लूसिव स्वामी बन गई, तो 2 पत्र निकाला गया है इस पर, गंग शिकस्त गंग बराबर। अभी तक राज्य सरकार ने 2 क्लियर कट पत्र निकाले हैं, और भी निकाले हैं, लेकिन इन्हीं से सबों का काम हो जाता है। अगर आप लोग लेटर नंबर भी नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए, स्क्रीन पर दिखा है 3881 दिनांक 22/5/1954, और एक और लेटर निकला 558 दिनांक 30/6/1955। इसी दोनों लेटर में गंग शिकस्त और गंग बरार भूमि के लिए प्रोविजन किया गया कि नदी अगर बहेगी किसी किसान के जमीन से, उसमें पानी रहेगा तो उसका राइट टाइटल बना रहेगा, स्वत्व बना रहेगा, किंतु जैसे ही नदी स्थान परिवर्तन करके कहीं अन्यत्र चली जाएगी, तो पुनः उसकी जमाबंदी रिस्टोर कर दी जाएगी और लगान लिया जाने लगेगा। अब यहाँ क्वेश्चन उठता है कि नदी अगर बहती है किसी किसान के जमीन से होकर के स्थान परिवर्तन करके, तो उसका कौन कंपिटेंट ऑफिसर होगा? तो 22/5/1954 के पत्र के द्वारा दिया गया कि अंचल अधिकारी जमाबंदी पंजी का सृजन करेंगे, मेंटेन करेंगे, रखेंगे, चूंकि लगान वही वसूलते हैं। तो अंचल अधिकारी को अथराइज किया गया कि जब तक किसान के जमीन से पानी बहता रहे, उस जमाबंदी को अंचल अधिकारी स्थगित कर देंगे और उसका रेंट उस समय तक के लिए स्थगित हो जाएगा, माफ रहेगा। और दूसरा 30/6/1955 के लेटर के द्वारा जो राज्य सरकार ने निकाला, उसके पारा 9 में ये प्रोविजन किया गया कि अंचल अधिकारी, चूंकि अब वो किसान उस जमीन को नहीं जोत रहा है, तो किसान अगर उस जमीन को नहीं जोत रहा है तो उसका रेंट भी नहीं देगा,
चूंकि बिहार टेनेंसी एक्ट के सेक्शन 24 में ये प्रोविजन किया हुआ है कि रैयत अपनी जोत की भूमि का लगान देगा, मैंडेटरी किया हुआ है, और यहाँ उसके जोत की जमीन में पानी है, तो अब वो जोत नहीं सकेगा। तो रेंट एबेटमेंट का प्रपोजल अंचल अधिकारी को कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट के पास बना करके भेजना होगा थ्रू प्रॉपर चैनल, अपने भूमि सुधार उपसमर्ता एसडीओ एडिशनल कलेक्टर के मध्य एक रिकॉर्ड बना करके, और उसका एक फॉर्म होता है A2, फॉर्म A2 प्रपत्र होता है। उस फॉर्म A2 में पूरा डिटेल्स ऑफ द लैंड, जमाबंदी रैयत का नाम, खतियानी रैयत का नाम, लगने वाला रेंट, माफ होने वाला रेंट पूरा बना करके भेजना होगा। कलेक्टर उसी प्रपत्र A2 को सैंक्शन कर देंगे, उसके आधार पर रेंट एबेट हो जाएगा, उस एमिटमेंट ऑफ रेंट हो जाएगा। और पुनः जब नदी स्थान परिवर्तन करके उस किसान का जमीन भर देगी, कृषि जो हो जाएगी, तो पुनः रेस्टोरेशन ऑफ जब, इसके लिए स्पष्ट रूप से अंचल अधिकारी को ही इम्पावर किया गया, किसी अधिकारी को नहीं दिया गया। बहुत बढ़िया, ये तो आप बिल्कुल स्पष्ट कर दें। आई थिंक जिस सर्कुलर की बात बताई गई वो ये श्री राधा मोहन प्रसाद जी के द्वारा ऐसे भू राजस्व परिपत्र संग्रह जितने तरह के सर्कुलर्स हैं उसका एक कंपेंडियम इन्होंने बनाया है, जो 3 वॉल्यूम में उपलब्ध है, और ये आपको अमेजन वगैरह पर भी मिल जाएगा, और इनका मोबाइल नंबर भी हम इस पर शेयर कर देंगे ताकि अगर किन्हीं कोई किताब की आवश्यकता होगी तो वो मिल जाएगा। जिस सर्कुलर की बात आपने कही वो सर्कुलर हमको मिल जाओ, हम लोग वो सर्कुलर इस बराबर दिखा, वो सर्कुलर इस पुस्तक में भी दिया हुआ है, तो हम आप बिहार टेनेंसी एक्ट का एक चैप्टर है, उसमें वो सर्कुलर दिया हुआ है, और वर्षवार सारे सर्कुलर सजाए गए हैं। तो जैसे ही निकालेंगे 1954, तो 1954 में ये सर्कुलर 22/5/1954 का दिया हुआ है, कंडिका 1 में दिया हुआ है। दूसरा उसके जस्ट बाद 1955 में लेटर नंबर 558 है, 30/6/1955 का, उसमें दिया हुआ है, और वो 16 पन्ने का लेटर है, लेकिन उसका पारा 9, पारा 12, पारा 13, पारा 16 सबसे इम्पोर्टेंट है, जो इस रेंट एबेटमेंट से संबंधित है। उसके बाद में एक लास्ट सर्कुलर निकला, सभी कलेक्टर लोगों ने राजस्व विभाग से पत्र व्यवहार किया कि हम इसमें क्या करें, कौन कॉम्पिटेंट ऑफिसर है। तो 1979 में कमलेश्वरी शरण डिप्टी सेक्रेटरी के हस्ताक्षर से एक पत्र निकला, जिसमें दिया गया कि इसमें सिर्फ अंचल अधिकारी को ही करना है, दूसरे किसी को इसमें नहीं करना है। फिर 1981 में उसी को स्पष्ट कर दिया गया। तो इस तरह से जो दर्शक गंग सिकस, गंग बरार के बारे में प्रश्न पूछे उनका स्पष्ट हो गया होगा, और वो परिपत्र भी हम आपको दिखा देंगे, और इन परिपत्रों का संग्रह इसी के लिए श्री राधा मोहन प्रसाद जी के द्वारा किया गया है, जो आपको अमेजन पर उपलब्ध रहे। तो आई थिंक इस एपिसोड में आप लोग ये समझ चुके होंगे कि गंग सिकस किसको बोलते हैं, गंग बरार किसको बोलते हैं। गंग सिकस जब नदी वापस अपने कोर्स में लौट जाती है, गंग सिकस का मतलब हार होता है। गंग बरार जब वो फैल जाता है, जब पानी रहेगा किसान के खेत में तो उसकी जमाबंदी तो रहेगी, लेकिन रेंट अबेट हो जाएगा। उसका प्रस्ताव कैसे आएगा, उस सब चीज की बहुत विस्तार से चर्चा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और अगले एपिसोड में हम लोग बात करते हैं कि राजस्व कर्मचारी, माफ कीजिएगा, अधिकारी, और वो म्यूटेशन वगैरह जो करते हैं उसमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। और एक दर्शक ने बकास्ट लैंड के बारे में पूछा है, तो बकास्ट के बारे में एक एपिसोड में हम लोग बात करेंगे, और उसके बाद अगले एपिसोड में हम लोग नामांतरण के बारे में बात करेंगे कि अंचल अधिकारी को कैसे नामांतरण करना चाहिए, और जो राजस्व कर्मचारी है और अंचल अधिकारी या राजस्व अधिकारी हैं उन लोगों को किन किन बातों का ध्यान लेना चाहिए। याद रखिए कि यह वीडियो न सिर्फ सरकारी कर्मियों के लिए लाभदायक है, बल्कि आम जनता, आम रैयत के लिए, या तो उसको मालिक बोलते हैं, जो जोतदार हैं, उनके लिए भी मकतूर है। तब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अनुरोध है कि इसको सब्सक्राइब करें, और इस तरह की जानकारी के लिए आप प्रश्न पूछें और अपने लोगों में इसको शेयर करें। मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि इसकी जागरूकता फैलनी चाहिए, ताकि ये जो क्लिष्ट विषय है इसको हम लोग बिल्कुल आसान भाषा में एक्सपर्ट्स के साथ बात करके आपको समझा सके। तब तक के लिए हम लोगों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।